बूढ़ा आदमी चुपचाप विमान के टॉयलेट में घुस जाता है। वह वॉश बेसिन में खौलता हुआ गर्म पानी डालता है, फिर उसमें रबर की मिट्टी डाल देता है। कुछ देर में जब वो पूरी तरह पिघल जाती है तो उसे बाहर निकालकर एक खास शेप में गूंथता है और पहले से तैयार सांचे में जोर से दबा देता है। कुछ ही मिनटों में एक नकली लेकिन बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली पिस्तौल तैयार हो जाती है। इसके बाद बूढ़ा दरवाजा खटखटाता है और नकली पिस्तौल अपने साथी को दे देता है। इसी दौरान हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। दो और अपहरणकर्ता बाहर निकल आते हैं और बहुत तेजी से पूरे विमान पर कब्जा कर लेते हैं। वे एक एयर मार्शल को बंधक बनाकर पूछते हैं कि प्लेन में और कौन कौन एयर मार्शल है, किसी को नुकसान न हो। इस डर से एयर मार्शल खुद सामने आकर सरेंडर कर देता है। आतंकी तुरंत उसके हथियार छीन लेते हैं, लेकिन तभी एक मोटा यात्री अचानक विरोध करता है और जोर जोर से बाकी यात्रियों से मदद की गुहार लगाता है, मगर डर के मारे कोई भी आगे नहीं आता। अकेला पड़ चुका वो आदमी बुरी तरह पिटाता है, जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। पूरा विमान सन्नाटे में डूब जाता है। आतंकी अपनी झंडियां उठाकर आतंकवादी संगठन के नारे और गाने लगाने लगते हैं। उधर कॉकपिट में पायलट को पीछे को गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वहां तुरंत एक खास स्क्रीन ऑन करके ग्राउंड कंट्रोल को बता देता है कि विमान का अपहरण हो चुका है। इसी बीच आतंकी यात्रियों के मोबाइल फोन जब्त कर लेते हैं और सबको इकोनॉमी क्लास में इकट्ठा कर देते हैं। फिर वे एयर मार्शल को दोबारा बंधक बनाकर कॉकपिट में ले जाते हैं और पायलट को धमकाते हैं कि प्लेन का रास्ता बदलकर कुर्वे एयरपोर्ट ले जाओ। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि उनके पड़े गए सरगना को रिहा किया जाए, वरना विमान में मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस विमान में सिर्फ यही आतंकी नहीं है। एक आदमी चोरी छिपे एयर होस्टेस की ओर देखता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। असल में इन दोनों का मकसद आतंक नहीं, बल्कि विमान में गुप्त रूप से ले जाए जा रहे 10 अरब की कीमत के हीरे हैं। ये हीरे गृह मंत्री ने काले धन को सफेद करने के लिए खरीदे थे। हीरों को सुरक्षित लाने के लिए एजिया ने कई सुरक्षा इंतजाम किए थे। सबसे पहले सेफ बॉक्स एक ऐसे व्यक्ति के पास था जिसकी पहचान गुप्त रखी गई थी। दूसरा, बॉक्स खोलने के लिए 2 पासवर्ड चाहिए थे, एक विक्रेता के पास और दूसरा मंत्री के पास। तीसरा, हीरो के साथ मौजूद मोबाइल सिम में लोकेशन सिस्टम एक्टिव था, जैसे ही कोई उसे छुए तुरंत अलर्ट मिल जाता। और सबसे अहम बात, हीरो पर भारी बीमा कराया गया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन विक्रेता को अंदाजा नहीं था कि उसकी टीम में ही कोई गद्दार है। लासी नाम का आदमी चुपके से मंत्री के सेक्रेटरी से मिलता है और उससे आधा पासवर्ड हासिल कर लेता है। वह वादा करता है कि हीरे चुराने के बाद बराबर का बंटवारा होगा। मंत्री की ताकत और बीमे की वजह से भले ही हीरे चोरी हो जाए, मंत्री को कोई नुकसान नहीं होना था और न ही वह ज्यादा जांच करता। लेकिन लोकेशन सिस्टम की वजह से लासी को चोरी विमान के अंदर ही करनी थी। लासी अपनी एयर होस्टेस प्रेमिका निया के साथ मिलकर योजना बनाता है। उन्हें नहीं पता होता कि हीरे कौन ले जा रहा है, लेकिन कंपनी की सुरक्षा नीति के मुताबिक ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यक्ति को पूरी यात्रा में न खाना होता है न पीना। यही बात उसकी पहचान का सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। निया एक यात्री से पूछताछ करती है और जल्दी ही असली व्यक्ति को पहचान लेती है। खाना परोसते समय वह जानबूझकर उसकी ट्रे गिरा देती है। आई एम सो सॉरी सर। ध्यान न खींचने के लिए वह आदमी टॉयलेट में कपड़े साफ करने चला जाता है। लासी तुरंत उठता है और मौका देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टॉयलेट की तरफ से 3 हथियारबंद आतंकी निकल आते हैं और पूरे विमान को हाईजैक कर लेते हैं। आतंकी धमकी देते हैं कि अगर एयर मार्शल सामने नहीं आया तो हर 1 मिनट में एक यात्री को मार देंगे। मजबूरी में एयर मार्शल हथियार डाल देता है और उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। फिर वे पायलट को आदेश देते हैं कि विमान को सीमा के पास बसे एक छोटे शहर की ओर मोड़ दिया जाए और एक बंद आतंकवादी नेता को तुरंत रिहा किया जाए। सरकार ऊपर से हामी भर देती है ताकि वक्त मिल सके, लेकिन असली योजना विमान के उतरते ही कार्रवाई करने की होती है। इसी बीच याओ शुआई चुपके से कुरियर वाले की सीट तक पहुंचता है। वह पासवर्ड बॉक्स खोलकर हीरो से जरा मोबाइल निकाल लेता है और उसकी जगह नकली सामान रख देता है, लेकिन तभी एक आतंकी उसे देख लेता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। शोर सुनकर 2 आतंकी आ जाते हैं। तीनों मिलकर याओ शुआई को अधमरा कर देते हैं। इसी दौरान एयर मार्शल खुद को छुड़ा चुका होता है। वह पीछे से घूम कर आता है, जमीन पर गिरी आतंकी की पिस्तौल उठाता है और बिना देर किए फायर कर देता है। तीनों आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, लेकिन तभी एयर मार्शल को पता चलता है कि आतंकियों ने याओ शुआई को टॉयलेट में बंद कर रखा है और उसके शरीर से बर्फीला पानी बंधा हुआ है। याओ मई तुरंत तय प्लान के मुताबिक इमरजेंसी एग्जिट खोल देती है। जैसे ही यात्रियों को पता चलता है कि विमान में बम है, सब जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा विमान खाली हो जाता है और अंदर सिर्फ याओ शुआई बचता है। बम निरोधक दस्ते के चढ़ने के बाद जब बारीकी से जांच की जाती है तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। बम नकली था। याओ शुआई की पूरी बात सुनकर भी पुलिस कप्तान और ज्यादा उलझ जाता है। अगर याओ शुआई सच बोल रहा है तो फिर असली अपहरणकर्ता कौन थे? कप्तान याओ मई को पूछताछ के लिए बुलाने ही वाला होता है, तभी दूर खड़ी याओ मई को खतरे का अंदाजा हो जाता है। वह तुरंत टॉयलेट में छिपकर एक फोन करती है, लेकिन सामने वाला कोई और नहीं,
बल्कि देश का गृह मंत्री होता है। यही खुलासा होता है कि असली फायदा उठाने वाला वही मंत्री था। श्याओ शुआई ने खुद को मुसीबत से बचाने के लिए ये बात पहले नहीं बताई थी। फोन पर श्याओ मेई मंत्री को धमकाती है, अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वह ये पूरा मामला मीडिया को बता देगी। मंत्री ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी श्याओ मेई एक मैसेज भेज देती है। मैसेज देखते ही मंत्री के चेहरे का रंग उठ जाता है। इसी वक्त जब कप्तान श्याओ मेई से पूछताछ शुरू करने वाला होता है, उसे अपने बड़े अधिकारी का फोन आता है। उसे आदेश दिया जाता है कि इस केस को एयर मार्शल द्वारा 3 अपहरणकर्ताओं को मार गिराने की कार्रवाई घोषित कर दिया जाए, साथ ही एयरपोर्ट पर रोके गए सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। इसके बाद श्याओ शुआई को गृह मंत्रालय के खास अधिकारी अपने साथ ले जाते हैं। जांच में पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे हीरे निकली हैं। यह सुनकर श्याओ शुआई पूरी तरह हंस न रह जाता है। उसे तब एहसास होता है कि असली हीरे तो श्याओ मेई के हाथ लग चुके हैं। यहीं से कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। असल में अस्पताल में रहने के दौरान श्याओ मेई को श्याओ शुआई पर शक हो गया था। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकलता है। वह देखती है कि अंजी सीधे उन बदमाशों से मिलने जाता है। उसके हाव भाव से साफ था कि वही उनका सरगना है। उनसे बात करने के बाद अंजी एक अपार्टमेंट में जाता है। खिड़की से श्याओ मेई देखती है कि अंजी किसी और औरत देखते ही उसे सब समझ आ जाता है। दरअसल शुरुआत से ही अंजी जानबूझकर उसके करीब आया था। उनकी सारी मुलाकातें सिर्फ उसकी साजिश का हिस्सा थी। अपने इस्तेमाल किए जाने का एहसास होते ही श्याओ मेई टूट जाती है। लेकिन खुद को संभालने के बाद उसकी आंखों में बदले की आग जल उठती है, क्योंकि उसने भी अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। वह अपने एक दोस्त को फोन करती है और ये करती है कि कैसे हीरे चुराने हैं और अंजी को सबक सिखाना है। हकीकत थी कि श्याओ मेई खुद एक इंटरनेशनल फिल्म थी। एयर होस्टेस बनना सिर्फ अपनी पहचान छुपाने का तरीका था। अब जब कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो वह भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और एक नकली हाईजैक की पूरी योजना बनाई। एयरलाइन में काम करने की वजह से उसे पता था कि असली एयर मार्शल कौन है। खाना परोसते वक्त उसने एयर मार्शल के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। फिर साथियों को गर्म पानी और रबर की मिट्टी दी गई ताकि नकली बंदूक बनाई जा सके। वे नकली हथियार इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वे किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। हाईजैक के दौरान एक साथी जानबूझकर विरोध करता है और पिट जाता है ताकि बाकी यात्री डर के मारे कुछ न करे। दूसरा साथी एयर मार्शल बनकर पिटने का नाटक करता है ताकि बाद में यात्रियों के साथ मिलकर आसानी से भाग सके। एयर मार्शल की असली बंदूक मिलने के बाद उसमें की गोलियां भी खाली कारतूसों से बदल दी जाती है। यही वजह थी कि बाद में आतंकियों की लाशें गायब पाई गई। सरकार से कैदियों की रिहाई की मांग सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी और नकली बम लगाने का मकसद समय खींचना था ताकि उनका नकली एयर मार्शल हीरो के साथ आराम से निकल सके। लेकिन इस पूरे खेल में एक अपवाद था, अंजी। उसे सबक सिखाना जरूरी था ताकि वह दोबारा किसी आईने में खुद को सुरक्षित न देख सके। एयरपोर्ट पर पूछताछ के दौरान पुलिस को असली एयर मार्शल और एयर होस्टेस से पता चलता है कि बेहोशी वाली ड्रिंक श्याओ मेई ने ही तैयार की थी। लेकिन तभी वह फिर से टॉयलेट में जाकर एक और फोन करती है। इस बार फोन एक बेहद ताकतवर शख्स को जाता है। सच्चाई ये थी कि हीरे किसी एयर टाइकून का तोहफा नहीं थे, बल्कि उसी ताकतवर आदमी ने उन्हें चोरी से मंगवाया था। श्याओ मेई उसे धमकाती नहीं है, बल्कि आदेश देती है कि तुरंत जांच बंद कर दी जाए और इस केस को एक साधारण हाईजैक घोषित कर दिया जाए जिसमें अपहरणकर्ता मारे जा चुके हैं। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्लान सफल रहा। इसके बाद अंजी को कुछ रहस्यमयी लोग एयरपोर्ट से उठाकर ले जाते हैं। उसे और उसके साथी को बुरी तरह पीटा जाता है। यह सब उसी ताकतवर आदमी के इशारे पर होता है, क्योंकि श्याओ मेई ने उसे अंजी के साथ मिलकर हीरे चुराने के सबूत भेज दिए थे। उधर श्याओ मेई अब एक अमीर महिला बन चुकी होती है और शांति से विमान में बैठकर दूर कहीं उड़ जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है इस हाई टेंशन कहानी की सच्चाई, जहां पूरा हाईजैक सिर्फ एक पर्दा था। असली खेल भरोसे, धोखे और बदले का था। जिसे मासूम समझा गया वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला, और जिन हीरो के लिए खून बहने वाला था वो बिना शोर किए सही हाथों में पहुंच चुके थे। कहानी यही सिखाती है, हवाई जहाज सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, कई बार राज, झूठ और साजिशें भी साथ उड़ती है। और अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा शांत हो।